नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मुद्दे के बारे में जो 2024 में बांग्लादेश में घटित हुआ। यह एक ऐसी घटना है जिससे पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति को हिला दिया और भारत बांग्लादेश के संबंधों पर गहरा असर डाला। आइए इसे विस्तृत वीडियो में हम जानेंगे। बांग्लादेश में क्या हुआ और कैसे हुआ, शेख हसीना सरकार का पतन कैसे हुआ, खालिदा जिया और अन्य स्थानीय नेताओं की भूमिका, प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस का उदय, हिंदू अल्पसंख्यकों का क्रूर हमले, भारत बांग्लादेश संबंधों पर गहरा प्रभाव, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया और भविष्य की भावनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं इसे विश्लेषण के साथ। बांग्लादेश की राजनीति का इतिहास। बांग्लादेश की राजनीति हमेशा से दो परिवारों के बीच में बटी रही है। शेख मुजीबुर रहमान का परिवार अवामी लीग, जियाउर रहमान का परिवार जो बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है। शेख हसीना का लंबा काल शासन चला 2009 से 2024 तक। सत्ता में आने के बाद शेख हसीना 2009 से प्रधानमंत्री बनी और लगभग 15 साल से ज़्यादा तक सत्ता में बनी रही। वो बांग्लादेश संस्थापक के शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है। शेख हसीना के कार्यकाल में उपलब्धियां। बांग्लादेश की जीडीपी में तेजी से वृद्धि, गरीबियों में कमी, बुनियादी ढांचों का विकास, महिला शक्तिकरण, टेक्सटाइल उद्योग का विकास। विवाद पक्ष भी था इनका, विपक्ष पर दमन, मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप, मीडिया स्वतंत्र पर अंकुश, चुनाव धांधली का आरोप, भ्रष्टाचार में वृद्धि, न्यायपालिका स्वतंत्र पर सवाल। हसीना के कार्यकाल में भारत बांग्लादेश संबंध अच्छे दौर में थे। सुरक्षा सहयोग, उल्फा और अन्य उग्रवादी समूहों के खिलाफ कार्रवाई, सीमा पर आतंकवाद पर रोक, खुफिया जानकारी साझा करना, आर्थिक सहयोग, द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि, भारत निवेश, बिजली और ऊर्जा सहयोग, कनेक्टिविटी परियोजनाएं, बुनियादी ढांचा, परारा ब्रिज, मैत्री पावर प्रोजेक्ट, रेल और सड़क संपर्क। और खालिदा जिया का जन्म 15 अगस्त 1945 को हुआ। वे बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान की पत्नी थी। राजनीतिक में प्रवेश। 1981 में जियाउर रहमान की हत्या के बाद खालिदा जिया ने बीएनपी की कमान संभाली और बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। प्रधानमंत्री के रूप में पहला कार्यकाल 1991 से लेकर 1996 तक, दूसरा कार्यकाल 2001 से 2006 तक। खालिदा जिया बनाम शेख हसीना, दशकों की दुश्मनी। ऐतिहासिक कारण, दोनों परिवारों के बीच गहरी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता। 1975 में शेख मुजीब की हत्या। इतिहास, 1981 में जियाउर रहमान की हत्या। सत्ता के लिए लगातार संघर्ष। राजनीतिक मतभेद, धर्मनिरपेक्षता बनाम इस्लामिक पहचान, भारत के साथ संबंध, विकास की दिशा, लोकतंत्र की परिभाषा। अब आ गया खालिदा जिया का जेल में जाना भ्रष्टाचार के मामले में। 2018 में शेख हसीना सरकार ने खालिदा जिया को भ्रष्टाचार के मामले में सजा सुनाई। जिया ऑर्फनेज ट्रस्ट केस, जिया चैरिटेबल ट्रस्ट केस, 17 साल की सजा, राजनीतिक प्रतिशोध के आरोप। विपक्ष और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया। चुनाव से पहले खालिदा को बाहर करना, बीएनपी को कमजोर करना रणनीति। लोकतंत्र पर हमला। स्वास्थ्य समस्याएं, जेल में खालिदा जिया की सेहत लगातार बिगड़ती रही। लीवर की गंभीर बीमारी, गठिया और अन्य समस्याएं, उचित इलाज न मिलना, अंतर्राष्ट्रीय दबाव पर कुछ समय के लिए जमानत। खालिदा जिया की रिहाई 2024 में हुई। 5 अगस्त के बाद शेख हसीना भागने के तुरंत बाद खालिदा जिया को जेल से रिहा कर दिया गया। यह एक प्रतीकात्मक क्षण था जो नई राजनीतिक व्यवस्था का संकेत था। जनता ने बहुत प्यार से स्वागत किया, हजारों समर्थकों ने उनका स्वागत किया, लोग सड़कों पर उतर गए और खुशियां मनाई। राजनीतिक संदेश, खालिदा की रिहाई स्पष्ट संदेश दिया, बांग्लादेश में एक नए युग की शुरुआत हो रही है। बीएनपी की रणनीति, शेख हसीना विरोधी आंदोलन में सक्रिय भागीदारी, छात्र आंदोलन में समर्थन, सड़क पर उतरना। तारिक रहमान, खालिदा के बेटे, लंदन के निवासन में रहने के बावजूद भी तारिक रहमान ने सोशल मीडिया के माध्यम से आंदोलन में नेतृत्व, प्रवासी बांग्लादेशी को संगठित किया, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाया। फखरुल इस्लाम आलमगीर, बीएनपी महासचिव, जमीनी स्तर पर नेतृत्व, विरोधी प्रदर्शन का आयोजन, अन्य विपक्षी दलों का साथ समन्वय। जमात इस्लामी भूमिका, जमात इस्लामी बांग्लादेश की सबसे बड़ी इस्लामी पार्टी है जिसे 1971 में मुक्ति युद्ध पाकिस्तान का साथ देने का आरोप है। शेख हसीना का दमन, पार्टी पर प्रतिबंध, नेताओं फांसी की सजा, युद्ध आरंभ के लिए संगठन तोड़ने की कोशिश, आंदोलन में भागीदारी। जमात ने छात्र आंदोलन सक्रिय रूप से भाग लिया और सड़क हिंसा में भूमि और आकांक्षा निभाई।
प्रमुख स्थानीय नेता और उनका भूमिका। छात्र नेता नाहिद इस्लाम। स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन आंदोलन प्रमुख चेहरे। युवाओं को संगठित करने का महत्वपूर्ण भूमिका। सोशल मीडिया के माध्यम से आंदोलन को फैलाया, बाद में अंतरिम सरकार में शामिल हुआ। आसिफ अहमद। छात्र आंदोलन के एक नए प्रमुख नेता। धरना और प्रदर्शन का नेतृत्व। सरकारी दमन में बावजूद आंदोलन जारी रखा। अन्य छात्र नेता सरजिस आलम, रिफात शरीफ, नसरुद्दीन पटवारी। इस्लामिक नेता और धार्मिक संगठन हेजात-ए-इस्लाम। यह कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन आंदोलन के दौरान प्रक्रिया हुआ। जुनैद बाबू नगरी। हेजात-ए-इस्लाम के प्रमुख नेता। धार्मिक भावनाओं को भड़काने की सक्रिय। शेख हसीना विरोध प्रचार। मौलाना रफीद उद मसूद, जमात नेता। आंदोलन में धार्मिक रंग भरने भूमिका। जनरल वाकर उप जमान, बांग्लादेश सेना के प्रमुख। निर्णायक क्षण में सेना का नेतृत्व। शेख हसीना को सत्ता छोड़ने की सलाह दी। अंतरिम सरकार को ठगन में महत्वपूर्ण भूमिका। कानून व्यवस्था बहाल करने की जिम्मेदारी ली। मीडिया और सिविल सोसाइटी के चेहरे। प्रमुख पत्रकार और मानव जमीन के संस्थापक। हसीना सरकार द्वारा जेल में डाले गए मीडिया की स्वतंत्रता के लिए लड़े। हफूज आनम, द डेली स्टार के संस्थापक, स्वतंत्र आवाज़ उठाने के लिए जाने जाते हैं। डॉक्टर कमल हुसैन, प्रमुख बुद्धिजीवी, गणतंत्र आंदोलन के नेता, लोकतंत्र की बहाली के लिए आवाज़ उठाई। और में समझेंगे संकट की शुरुआत। छात्र आंदोलन। कोटा प्रणाली विवाद की जड़। क्या है कोटा प्रणाली? बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में 30% मुक्ति योद्धाओं के वंशजों के लिए, 10% महिलाओं के लिए, 10% जिला कोटा, 5% आदिवासी अल्पसंख्यकों के लिए, केवल 44% योग्यता के आधार पर। छात्रों की शिकायत। अयोग्य छात्रों को नौकरी नहीं मिल रही है। अयोग्य लोग कोटे से नौकरी पा रहे हैं। मुक्ति योद्धा कोटे का दुरुपयोग। अवामी लीग समर्थकों का फायदा। आंदोलन का विस्तार। जून जुलाई 2024। आरंभिक चरण जून में हुई। ढाका विश्वविद्यालय में शांतिपूर्ण प्रदर्शन। सोशल मीडिया पर मुहिम। छात्र संगठनों का समर्थन। तीव्रता में वृद्धि। जुलाई में हुई प्रदर्शन देश भर में फैल गए। हजारों छात्र सड़क पर आ गए। सरकारी भवनों में घेराबंदी करा दी गई। यातायात ठप हो गई। सरकारी की प्रक्रिया दमन। पुलिस लाठीचार्ज, आंसू गैस की प्रयोग, छात्रों की गिरफ्तारी, विश्वविद्यालय बंद करना। आंदोलन का राजनीतिक रूप लेना। विपक्षी दलों का समर्थन। जब सरकार ने दमन शुरू किया तो बीएनपी और अन्य विपक्षी दलों ने छात्रों का खुला समर्थन किया। आम जनता की भागीदारी। बेरोजगार युवा, मध्य वर्ग, व्यापारी, किसान, यहाँ तक कि कुछ अवामी लीग समर्थन भी थे। नारे बदले गए। शुरुआत में थे कोटा हटाओ, अब नारे थे शेख हसीना इस्तीफा दो, तानाशाही नहीं चलेगी, लोकतंत्र चाहिए। हिस्सा और मौतें। जुलाई 2024 में हुई सरकारी दमन। पुलिस और पैरामिलिट्री बलों की फायरिंग, सैकड़ों लोग घायल, दर्जनों मौत, अस्पतालों में भीड़, इंटरनेट शटडाउन। सरकार ने आंदोलन को कुचलने के लिए पूरे देश में इंटरनेट बंद करा दिए, सोशल मीडिया ब्लॉक किए, संचार व्यवस्था ठप, कर्फ्यू लगा हुआ। ढाका और अन्य शहरों में कर्फ्यू, सेना की तैनाती, शूट ऑन साइट का आदेश। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। कोटा में कमी। 23 जुलाई को बांग्लादेशी सुप्रीम कोर्ट ने मुक्ति योद्धा कोटा को 30% से घटाकर 5% कर दिया। आंदोलन रुका नहीं, लेकिन जब तक आंदोलन कोटा के मुद्दे से आगे निकल चुका था, अब यह शेख हसीना के खिलाफ जन आंदोलन बन गया था। 5 तख्तापलट। 5 अगस्त 2024 को निर्णायक दिन। लॉन्च मार्च टू ढाका। अंतिम धक्का। 4 अगस्त की तैयारी। छात्र नेता ने पूरे देश से ढाका की ओर मार्च करने का आह्वान किया। सभी विपक्षी दल और आम जनता इसमें शामिल हुई। 5 अगस्त सुबह लाखों लोग सड़कों पर उतर गए। ढाका पूरी तरह से घिर गया। सरकारी इमारतों को घेराबंदी कर ली गई। पुलिस भीड़ रोक नहीं पाई। प्रधानमंत्री आवास पर धावा। गणभवन की घेराबंदी। प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना के आधिकारिक निवास गणभवन के चारों तरफ से घेर लिया। सुरक्षा बलों का रुख। जब स्थिति हाथ से निकली दिख रही थी तो सुरक्षा बलों ने भी प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। सेना का हस्तक्षेप। जनरल वाकर की भूमिका। सेना प्रमुख जनरल वाकर उप जमान ने शेख हसीना से मुलाकात की, स्थिति की गंभीरता बताई, सुरक्षित निकलने की सलाह दी, अंतिम सरकार का प्रस्ताव रखा। शेख हसीना का निर्णय। अधिक खून खराबे से बचने के अपनी जान बचाने के लिए शेख हसीना ने इस्तीफा देने का फैसला लिया। शेख हसीना का भारत भागना।
हेलीकॉप्टर से निकलना। 5 अगस्त 2024 को दोपहर लगभग 2:30 शेख हसीना हेलीकॉप्टर से भारत के लिए रवाना हुई। भारत में प्रवेश। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के हिंडन एयरबेस पर पहुंची, बाद में दिल्ली में ठहरी। भारत सरकार ने मानवीय आधार पर शरण दी। गणभवन पर कब्जा। शेख हसीना के जाने के बाद हजारों प्रदर्शनकारी भवन में घुस गए। घर को लूटा गया, सामान तोड़ा गया, तस्वीरें खींची गई, सोशल मीडिया व वीडियो वायरल हुई। जनता का जश्न, सड़कों पर उत्सव, लोगों की खुशियां मनाई। शेख मुजीब की मूर्तियां की तोड़ी गई। अवामी लीग के दफ्तरों में आग लगाई गई। तानाशाही खत्म करने के अवामी लीग नेताओं पर हमले। नेताओं को घरों को निराश बनाया गया। कई नेता भूमिगत हो गए, कुछ को जाने मारने की धमकी। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार का नेतृत्व। मोहम्मद यूनुस जीवन का परिचय। आरंभिक जीवन और शिक्षा। जन्म 28 जून 1940 चटगांव। अर्थशास्त्र में पीएचडी वैंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी अमेरिका, ढाका विश्वविद्यालय और चटगांव विश्वविद्यालय में प्रोफेसर। ग्रामीण बैंक की स्थापना। 1983 में प्रोफेसर यूनुस ने ग्रामीण बैंक की स्थापना की, जिसने माइक्रो क्रेडिट सूक्ष्म ऋण के माध्यम से गरीबों को बिना किसी जमानत के छोटे कर्ज देना शुरू किया। विशेषताएं: मुख्य रूप से महिलाओं को कर्ज बिना किसी टोलरेट के, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा, गरीबी उन्मूलन का नया मॉडल। नोबेल पुरस्कार 2006। गरीबी और आर्थिक सामाजिक विकास के लिए योगदान के लिए प्रोफेसर यूनुस को ग्रामीण बैंक संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। यूनुस बनाम शेख हसीना, दशकों की करवाहट। विवादों की शुरुआत। 2007 में यूनुस ने राजनीतिक प्रवेश में करने की कोशिश। नागरिक शक्ति नाम से पार्टी बनाने की प्रयास। शेख हसीना ने इसे अपने खिलाफ षड्यंत्र माना। शेख हसीना का प्रतिशोध। 2009 के सत्ता आने के बाद शेख हसीना ने यूनुस को निशाना बनाना शुरू किया। ग्रामीण बैंक को हटाना। 2011 सरकार ने कहा यूनुस की उम्र 60 साल से ज़्यादा हो गई, जबरन ग्रामीण बैंक से हटाया गया। यूनुस ने राजनीतिक हमला बताया। कानूनी मामले। कर चोरी के आरोप, श्रम कानून उल्लंघन के मामले, भ्रष्टाचार का आरोप। 2024 में 6 महीने की सजा। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन। दुनिया भर के नेताओं, नोबेल पुरस्कार विजेताओं और संगठनों ने यूनुस का समर्थन किया और इसे राजनीतिक उपद्रव बताया गया। छात्रों का चुनाव। क्यों यूनुस? 5 अगस्त के बाद जब शेख हसीना भाग गई तो सवाल उठा, नई सरकार का नेतृत्व कौन करेगा? छात्र नेताओं की मांग। छात्र नेताओं का स्पष्ट रूप से कहा कि किसी राजनीतिक दल को सत्ता नहीं मिलनी चाहिए, एक निष्पक्ष और सम्मानित व्यक्ति चाहिए। प्रोफेसर यूनुस ने उसके उपयुक्त है। यूनुस ने स्वीकृत। प्रोफेसर यूनुस ने देश में सेवा के लिए यह जिम्मेदारी स्वीकार की। सरकार का संगठन। 8 अगस्त 2024। मुख्य सलाहकार। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री के समक्ष मंत्रिमंडल की संरचना। अंतरिम सरकार की शामिल हुए। छात्र नेता। नाहिद इस्लाम, अशरफ अहमद। सिविल सोसाइटी के सदस्य, व्यवसायी और अर्थशास्त्री। उच्च सेवानिवृत्त। प्रमुख सलाहकार। नाहिद इस्लाम, सूचना और प्रसारण। आसिफ अहमद, युवा और खेल। सलीमुल्लाह खान, संस्कृति। फरीदा अख्तर, स्वास्थ्य। सुप्रदीप चक्रवर्ती, पर्यावरण। सेना की भूमिका। जनरल वाकर उप जमान ने स्पष्ट किया कि सेना पर्दे के पीछे रहेगी और केवल कानून व्यवस्था बहाल करने की मदद करेगी। यूनुस सरकार की प्राथमिकताएं। तत्काल कार्य। कानून व्यवस्था बहाल करना, अर्थशास्त्र को स्थिर करना, अल्पसंख्यकों को सुरक्षा सुनिश्चित करना, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई। दीर्घकालीन लक्ष्य। चुनाव आयोग का संगठन, न्यायपालिक सुधार, पुलिस सुधार, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करना। यूनुस सरकार की चुनौतियां। राजनीतिक दबदबा। बीजेपी जल्द चुनाव करने की मांग कर रहा है। जमात सहित इस्लामिक दल प्रभाव बढ़ाने की कोशिश। छात्र नेता अपनी अपेक्षाएं। अवामी लीग भूमि प्रवेश। आर्थिक संकट। विदेशी मुद्रा भंडार में कमी, निवेश में रुकावट, व्यापार प्रभावित, रोजगार का संकट, कानूनी व्यवस्था, अपराध में वृद्धि। साम्प्रदायिक हिंसा। अवामी लीग नेताओं पर हमले, जेल में कैदियों की भागने की संगठन।